नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को पहले ही नियुक्त कर दिया गया है और माना जा रहा है कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और इधर महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी पार्टियों के बीच जिस तरह की उठापटक चल रही है, खासतौर पर मुंबई में मेयर को लेकर कि किस पार्टी का मेयर होगा, महायुति का मेयर होगा या बीजेपी का होगा या फिर शिवसेना का होगा, उसको लेकर जबरदस्त इस समय राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। एकनाथ शिंदे अब अपने जितने भी हिसाब हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सब चुकता करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए का होगा, महायुति का मेयर होगा और महायुति का मेयर होने से सीधा मतलब यह है कि वो अपनी पार्टी के मेयर की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर जो मेयर शिवसेना के पास ये मेयर की सीट रही है और उसको वो शिवसेना के पास रहनी चाहिए या फिर 2.5 साल के लिए मेयर रहेगा दोनों पार्टियों का। इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं। स्पष्ट तौर पर एकनाथ शिंदे ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक जवाब दे रहे हैं और वहां लगातार पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खामोश है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदेश में हैं। उन सब को देखते हुए ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि मेयर को लेकर मुंबई में बीएमसी में मेयर को लेकर दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। स्थितियां कुछ उस तरह की दिखाई पड़ रही हैं जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ी। पहले सुन लेते हैं एकनाथ शिंदे ने कहा क्या है और कई बयान उनके इस बीच आ चुके हैं मेयर के पद को लेकर, बीजेपी के साथ रिश्तों को लेकर। लेकिन क्या बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार अपना मेयर बनाने का सपना पूरा होगा या नहीं होगा, इस पर बड़ा पेंच फंसा दिया है एकनाथ शिंदे ने। पहले सुन लेते हैं उनको कहा क्या है उन्होंने। मैंने जो नए चुनकर जो आए हैं, कौन है रे सर पे कमेंट कर दे, नए जो चुनकर जो लोग आए हैं उनको मार्गदर्शन करना था और उनको यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए, साथ में आए। बहुत दिन से चुनाव में बिजी थे, एक अलग साथ में आ जाएंगे तो वार्ड में कैसा काम करना है, वार्ड में डेवलपमेंट करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसा जो काम है उसको एक फेज में सब प्रस्ताव बनाना और उसका वार्ड को डेवलप करना। लोगों में एक भावना निर्माण होनी चाहिए कि जो चुनकर नगर सेवक दिया है वो हमने अच्छा दिया है, एक आदर्श लोक प्रतिनिधि दिया है, ऐसी भावना लोगों में निर्माण होनी चाहिए। और वार्ड में जितने भी काम है उसको जल्द से जल्द हमें आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये मैंने उनको कहा है। और राज्य सरकार के माध्यम से भी उनको मदद हो जाएगी, हमारे नगर विकास विभाग के माध्यम से होगी। जहाँ एसआरए प्रकल्प प्रलंबित है, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट प्रलंबित है, उसको चालना देने का काम कैसे करना है, उनको आगे बढ़ाने की सूचना मैंने दी है, ताकि लोगों में एक ऐसी भावना हो जाए कि ये नगर सेवक हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, हमारा वार्ड अच्छा हो रहा है, वार्ड में डेवलपमेंट हो रही है। ये मार्गदर्शन एक मिनट, ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है, इसलिए मैं कहूँगा, मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे राज्य में मिल गई है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर चुकी है। इसका भी मुझे बेहद आनंद भी है, बेहद खुशी भी है। की हम बात करते हैं, वो लेगेसी भी अब आपको मिल चुके हैं। हम ये माने कि अब इतना अच्छा रिजल्ट आया उसके बाद लेट बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो आपको मिल चुकी है। देखिए, अभी हम लोग तो बाला साहब ठाकरे जी का ही विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके ही विचार आगे बढ़ा रहे हैं और उनके विचार को ही लोगों ने स्वीकारा है, डेवलपमेंट को स्वीकारा है, एंटी डेवलपमेंट को नकारा है और भावनिक मुद्दों को नकार दिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंबई वासियों ने डेवलपमेंट को स्वीकार किया है। सर मेयर कौन बनेगा? सर मुंबई का मेयर किसका होगा? कौन सी पार्टी का होगा? ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर सगळीकडे महायुतीचाच महापौर होणार, मुंबईत पण महायुतीचा। कल्याण डोंबिवली
तो सभी जगहों पर जहां गठबंधन जीता है महायुति, वहां महायुति का मेयर होगा, और महायुति के मेयर में तो महायुति का मेयर वो बीजेपी का होगा, शिवसेना का होगा या एनसीपी का होगा, अजीत पवार का, चूंकि वो भी अभी गठबंधन में है, महायुति में है। लेकिन ये अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि एकनाथ शिंदे अपने तमाम जो उन्होंने बीजेपी ने उनके साथ जो कुछ किया है उन सब का हिसाब चुकता करने के मूड में वो दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो सबका हिसाब किताब चुकता करेंगे। और जिस तरीके से अपमानित किया गया जी एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र चुनाव के बाद, और वो रूठे रूठे घूमते रहे, अपने घर चले गए, फिर बीमार पड़ गए, इस तरह की सारी बातें हुई। लंबे समय तक जो है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री के लिए नहीं आ पाया। उसके बाद फिर फडणवीस इनको एकनाथ शिंदे को गृह मंत्री का पद नहीं मिला। अजीत पवार को जो था वो पासंग की तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा कि तुम भागे तो अजीत पवार हमारे पास हैं। अब वो अजीत पवार का पासंग जो है वो भी काम नहीं आया, तो अब ये दबी हुई फंसी। आपने एक बात गौर की समीर जी, जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि महायुति का मेयर होगा, बीजेपी का नहीं होगा, महायुति का मेयर होगा। और उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं कि नासिक में, उल्हासनगर में और डोंबिवली, यानी कहाँ सब जगह महायुति का होगा। और उल्हासनगर से समीर जी खबर ये आ रही है कि उल्हासनगर में वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर जो 2 नगर सेवक चुने गए, उन्होंने जाकर एकनाथ शिंदे को समर्थन दे दिया, उनके साथ पहुंच गए हैं। यानी उल्हासनगर में भी कब्जा जो है वो शिंदे का होगा, बीजेपी का नहीं होगा। समझे आप? तो ये तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो अब शिंदे इस स्थिति में है कि वो बार्गेनिंग करें। इधर संजय राउत और शिवसेना यूबीटी जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे के सामने भी ये है कि मुंबई में किसी भी तरीके से बीजेपी का मेयर ना बनने दें, क्योंकि संयुक्त शिवसेना जो है वो बीजेपी से बहुत आगे है। दूसरा, बीजेपी के अंदर भी एक ये चल रहा है कि भाई 83 तो बीजेपी के पहले भी थे और 10 आपने दूसरे दलों से शामिल करा लिए, तो 93 होते थे। तो अब आपने कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया भाई, 89 अगर आप आ गए तो 93 तो आपके होने चाहिए थे, तो आपको नुकसान हुआ है। अब ये मीडिया कुछ भी चलाता रहे कि साहब देवेंद्र जो धुरंधर हैं और क्या है क्या नहीं है, लेकिन बीजेपी देखा जाए तो 93 से 89 पे आ गई, कम हो गई। तो ये है। और शिवसेना जो संयुक्त शिवसेना है वो देखा जाए तो उसने अपना दबदबा कायम किया है, अपने उसने बता दिया है। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये अब एकनाथ शिंदे के हाथ में ये ताकत आ गई है कि अब वो बीजेपी से बार्गेनिंग कर बिल्कुल। और वो दिखाई भी पड़ रहा है, खास तौर पर निगाह उनकी जो है वो बीएमसी पद को लेकर है, और भारतीय जनता पार्टी की निगाह भी वही है, क्योंकि वो पहली बार उसको ऐसा लग रहा है कि ये मौका मिला है जब वो अपनी पार्टी का मेयर वहां पर बना सके। लेकिन शिंदे उसको आसानी से बनने देंगे ऐसा अब लग नहीं रहा है, क्योंकि शिंदे के पास अब एक तरीके से जो जिसको कहते हैं कि वो मास्टर की अब दिखाई पड़ रही है शिंदे के पास, क्योंकि शिंदे को इस तरीके से इग्नोर करना न तो अब वहां पर निकाय चुनाव में दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से बीएमसी में, और न ही अब विधानसभा से लेकर और लोकसभा तक, यानी इस केंद्र से लेकर राज्य तक उनको इग्नोर करना मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई दिखाई पड़ रही हैं। और चूंकि शिवसेना के एकनाथ शिंदे के पास भी बिल्कुल बिहार में नीतीश कुमार वाली स्थिति अमलेंदु जी दिखाई पड़ रही है, उसको भी हम बताएंगे। लेकिन सुनते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं। और संजय राउत भी वही बात कर रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे ने खैर धोखा तो दिया था, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि बीजेपी ने उनको जिस तरीके से धोखा दिया है, तो अब शिंदे के पास वो मौका है जिसको वो कैश करा रहे हैं। सुन लेते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं। अब मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं मोदी जी। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलता है, वैशाखी लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़ा लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी सिंधेगढ़, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड्स एंड, वहां जेल बना दिया है। वहां और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ है, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है मोदी जी? डर तो है ना, ये डर किसका है एक बार बता दीजिए।
कि अपने लोगों को क्यों बंद करके रखा है। हमारे नगर सेवक जो है खुला अपने घर में है, मातोश्री पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं, हमको किसी का डर नहीं। सर, मुंबई में बिहार भवन बनाया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आई है। 300% मेयर बनने वाला है, ऐसा कह रहे हैं, उनके पास भी नहीं है। देखिए ना, देखिए बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना, अभी भी जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे खेमे में। सर, मुंबई में बिहार भवन जाएगा, उसके लिए 300 करोड़ रुपए की। तो ये उस आंकड़े की बात कर रहे हैं कि विपक्ष में अगर महायुति को देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा बहुमत उनके पास नहीं है और लगभग उतना ही थोड़ा कम है वो इंडिया गठबंधन के पास, यानी महाविकास अघाड़ी के पास भी वो आंकड़ा है जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं संजय राउत। और यही आंकड़ा है जो एकनाथ शिंदे को भी ताकत दे रहा है अमलेंदु जी। बिल्कुल, ये एकनाथ शिंदे को ताकत दे रहा है। एकनाथ शिंदे जो हैं वो नीतीश कुमार की स्थिति में पहुंच गए। कहाँ तो नीतीश कुमार को शिंदे बनाने की बात हो रही थी और कहाँ शिंदे नीतीश बन गए। तो यानी सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब बीजेपी बड़ी परेशान है कि कहाँ तो इस मीडिया जो है ये मुख्य धारा का जिसको कहते हैं, इसने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिए थे कि हिंदुत्व के धुरंधर हैं देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी का पहली बार मेयर बनेगा, 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। अब वो 30 साल का रिकॉर्ड तो लगता है टूटता हुआ नहीं दिख रहा। अगर शिंदे अड़ गए कि नहीं हमारा मेयर बनेगा तो बीजेपी नाक रगड़ के जो बनाएगी शिंदे का मेयर। और यहाँ एक बात और बार बार आ रही है अमलेंदु जी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि शिवसेना का मेयर बनेगा और शिवसेना का ही मेयर रहा है। फिर यहाँ वही बात आ जाती है जिस आंकड़े की बात संजय राउत कर रहे हैं कि अगर ये आंकड़ा इधर भी ला देते हैं, वो जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इनको नीतीश कुमार वाली स्थिति में आ गए हैं, तो कहीं ये फिर आंकड़ों का खेल ऐसा हो कि बीजेपी को सारे जो हम हिसाब चुकता करने की बात हो रही है तो एकनाथ शिंदे एक झटके में सारे हिसाब चुकता कर ले। सारे हिसाब एक झटके में चुकता कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। और समीर जी, आपने ध्यान से सुना संजय राउत की बात को? उन्होंने क्या कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। हमारे पास अभी हम मजे ले रहे हैं। तो अभी हम मजे ले रहे हैं, मजे में अगर शिवसेना यूबीटी ने घोषणा कर दी कि भाई ठीक है हम तो जो है एकनाथ शिंदे का मेयर उसको दे रहे हैं समर्थन, तब शिंदे के सामने क्या स्थिति होगी? जी हाँ। जिनको संजय राउत कह रहे हैं कि कैद में बंद किया हुआ है, वहां फिर क्या स्थिति होगी उस कैद खाने में? तो आप ही समझ सकते हैं। दूसरा, कल संजय राउत ने एक बात और कही थी कि शिंदे भी नहीं चाहते कि बीजेपी का मेयर बने। और शिंदे कल रात में जब मीडिया से बात कर रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा महायुति का बनेगा और सारे उसके साथ उन्होंने महानगर पालिकाओं के नाम ले लिए कि यहाँ भी हमारा मेयर बनेगा, वहाँ भी हमारा मेयर बनेगा। यानी अब मेयर सब जगह वो शिवसेना का बनाना चाहते हैं और बीजेपी को नाक रगड़वाना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, और शायद बीजेपी नाक रगड़ेगी भी। जी बिल्कुल। और जो आंकड़ों का खेल है उसमें विपक्षी गठबंधन कोई बहुत कमजोर नहीं है और बहुत ही एक महीन रेखा है। और एकनाथ शिंदे जिस तरीके से अड़े हुए हैं, महायुति के मेयर की बात कर रहे हैं और बीजेपी के बयान नहीं आ रहे हैं, बीजेपी परेशान दिख रही है, तो बहुत कुछ राजनीतिक रूप से यहां पर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, क्या कुछ कह रहे हैं बीएमसी चुनाव को लेकर, खास तौर पर सुनते हैं उनको। अगर आप बीएमसी के चुनाव को संज्ञान में लें तो जो भाजपा और शिवसेना जो टूट के गई थी उसके कोई नंबर ज्यादा नहीं है, शायद 119 ही हैं और 114 चाहिए हाफवे मार्क के लिए। और इसलिए इसके ऊपर इतना इतराने की जरूरत नहीं है। 50% से ज्यादा लोगों ने सीटें उन पार्टियों को दी हैं जो भाजपा के भी खिलाफ थे और जिस तरह से भाजपा ने शिवसेना को तोड़ा है उसके भी खिलाफ थे। यहाँ पे छोटी छोटी पार्टियों को लेके इलेक्शन करके फिर उन्हें साइडलाइन कर देती है। देखिए, ये तो पिछले 10-11 साल का इतिहास है, ये तो प्रमाणित है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है और जिन्होंने भी इनका साथ दिया है उनका जो हश्र हुआ है वो भी देश के सामने है।
तो ये दोनों बातें हैं कि सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते कैसे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इस समय जो बहुमत वहां दिखाई पड़ रहा है उस बहुमत के पीछे सच्चाई क्या है। और ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, शिवसेना को भी पता है। यानी एकनाथ शिंदे को, अपने सभासदों को, उन्होंने पार्षदों को होटल में कैद कर रखा है, ये संजय राउत कह रहे हैं। और वहां पर उनको रखा गया है, इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं। यह है कि क्यों रखा गया है उसके लिए लॉजिक अलग बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बहुत थक गए हैं चुनाव प्रचार करते करते, इसलिए उनको आराम दिया जा रहा है। और संजय राउत कह रहे हैं कि उनको वहां पर होटल में कैद करके रखा गया है। तो ये चीजें हैं। बीएमसी में बहुमत के बावजूद महायुति अपना मेयर अब तक तय नहीं कर पा रहा है, और ये जो राजनीतिक संकट है गहराता जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब बीजेपी को उसको गठबंधन धर्म के पालन की याद दिला रहे हैं अच्छे तरीके से। बिल्कुल, अब गठबंधन धर्म के पालन की याद दिला रहे हैं, और शायद बीजेपी अब मजबूर भी होगी गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए। वरना तो अमित शाह घोषणा कर आए थे महाराष्ट्र में कि अब हम यहाँ अकेले सरकार चलाने की स्थिति में अकेले सरकार हम कर सकते हैं। तो अब क्यों याद आ रहा है ये गठबंधन धर्म? तो ये अब ध्यान आएगा, और शिंदे अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार वाली स्थिति आज शिंदे की बन चुकी है। तो ये अब बीजेपी के लिए तय करना है कि वो शिंदे को वापस घर वापसी चाहती है शिंदे की, या अपने साथ रखना चाहती है। ये तय करना बीजेपी का काम है। बीजेपी को तय करना है कि शिंदे साथ रहें या शिंदे की घर वापसी हो, क्योंकि शिंदे के ऊपर घर वापसी का दबाव बहुत ज़्यादा है, और शिंदे अब घर वापसी कर भी सकते हैं। चूंकि मुंबई में अगर बीजेपी ने अपने मेयर बनाने की जिद की तो शिंदे जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो शिंदे खत्म होना नहीं चाहेंगे। राजनीति में कोई भी व्यक्ति, समीर जी, खत्म होना नहीं चाहता है ना। तो अपने चाहते हुए नहीं हो सकते। यही हाल नीतीश कुमार का था। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवा देते तो खत्म हो जाते नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने अपने को बचा के रखा। तो अब यही बात शिंदे के सामने है कि ठीक है, हमने उस पर तो समझौता कर लिया था कि हम उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन इस पर अब समझौता शिंदे किसी हाल में नहीं करेंगे। और अगर शिंदे करते हैं तो शिंदे खत्म हो जाएंगे। इनके सारे जो चुनकर आए हैं कॉर्पोरेटर, वो सब छोड़कर भाग जाएंगे। बिल्कुल वही स्थिति शिंदे के लिए। ऐसा नहीं है कि वो केवल अपनी मर्जी से कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो 28-29 उनके जो पार्षद हैं, सभासद हैं, वो भी इनके साथ कब तक बने रहेंगे। और उनमें से ज्यादातर ऐसे बताए जा रहे हैं जो शिवसेना के साथ जाना चाहते हैं, यानी वहां पर वो शिवसेना का मेयर देखना चाहते हैं। लंबे समय से शिवसेना का मेयर रहा है मुंबई में, तो अब एक बार फिर वहां शिवसेना के मेयर की बात हो रही है। क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, और इस जो खींचतान चल रही है बीजेपी के भीतर और एकनाथ शिंदे की पार्टी के भीतर, उसको लेकर सुन। देखिए, जब मुख्यमंत्री का भी समय आया था मुख्यमंत्री चुनने का, तब भी इस तरीके की कश्मकश चली थी। और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री रहे थे वो बिगड़े हुए दिखाई दे रहे थे जब उनको डिप्यूटी सीएम की जगह दी थी। ये भूल गए थे कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी भी, जब उनकी पार्टी का निर्देश आया, वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की उन्होंने जवाबदेही निभाई। तो अब देख सकते हैं कि 29 सीट आई हैं। वो लोग उस पक्ष की जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की, हमारे 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए। मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो हम निभाते हैं, पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। नगर सेवक जो चुनकर आए हैं उन्हें होटलों में कैद किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये हास्यास्पद है कि अभी भी इतनी सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है वो वही है, वो उसी का फल है जो इन्होंने कर्म किए हैं। वही आज होटल्स के माध्यम से दिख रहा है, वही होटल की राजनीति, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, जहां पर एकनाथ शिंदे जी ये समझ गए हैं कि जो उनके 29 कॉर्पोरेटर हैं, उनको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और खुद एकनाथ शिंदे जी जानते हैं, ये 29 कॉर्पोरेटर भी वो हैं जो अपना दल बदलने को तैयार होंगे। वो सिर्फ एक मकसद से उन्होंने उस चुनाव चिन्ह पे लड़ाई लड़ी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है।
यहाँ इतनी सीटें जीतने के बाद भी दूसरी पार्टियों के सभासदों पर, पार्षदों पर नजर है, और ये तो रहती ही है भारतीय जनता पार्टी की। जो कि अभी अमलेंदु जी ने बताया कि पिछली बार का भी जब चुनाव हुआ था तो वहाँ 83 सांसद पार्षद थे, जिनमें से 10 को उन्होंने दूसरी पार्टियों से ले लिया, तो संख्या बढ़ा ली, 93 कर ली, और 93 थे। पर अब की बार जिसको बम्पर जीत बताई जा रही है उसमें उनके केवल 89 पार्षद हैं बीएमसी के में, यानी जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। लेकिन यहाँ जिस तरह से ये निकाय चुनाव को लेकर, खास तौर पर बीएमसी में अपने मेयर को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी में खींचतान चल रही है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में भी कई तरह की खींचतान चल रही है। और देवेंद्र फडणवीस, इस जो बम्पर जीत बताई जा रही है, इस बम्पर जीत से बीजेपी का एक खेमा उत्साहित है और उनको प्रधानमंत्री का दावेदार अब बताने लगा है। यानी एक नए दावेदार आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कोई ऐसी इच्छा नहीं जता रहे हैं कि वो पद छोड़ने वाले हैं, लेकिन उत्तराधिकारी कई आ रहे हैं। इसको लेकर संजय राउत ने एक ट्वीट किया है और बड़ा उन्होंने तंज भी कसा है। लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश में स्वागत किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में स्वागत किया गया था। ये हर मराठी व्यक्ति के लिए खुशी की बात है। नगर निगम चुनाव में भारी जीत के बाद फडणवीस का दिल्ली के सबसे ऊंचे पद तक का सफर शुरू हो गया लगता है। तो ये उन्होंने, अब क्या तंज है इसमें, या फिर वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र से कोई प्रधानमंत्री बने, चूंकि गुजरात और महाराष्ट्र में वैसे ही ठनी रहती है। और दूसरी ओर महाराष्ट्र के ही बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी का भी एक बयान इस समय काफी चर्चा में है सोशल मीडिया पर। अमलेंदु जी, वो कह रहे हैं कि हम जो वरिष्ठ लोग हैं उनको अब राजनीति से संन्यास लेकर नई पीढ़ी को सौंपना चाहिए आगे की जिम्मेदारी। हाँ, तो ये नई पीढ़ी को सौंपना चाहिए, तो ये नई पीढ़ी को सौंपेगा कौन समीर जी? किसके लिए कह रहे हैं? जब ये कह रहे हैं कि हम वरिष्ठ लोगों को, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह रहे हैं कि भाई मोदी जी अब आप छुट्टी लीजिए और नए लोगों को सौंपिए, अमित शाह जी को सौंपिए? क्या ये कहना चाहते हैं नितिन गडकरी? हमें नहीं मालूम क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का तात्पर्य क्या है, लेकिन ये उनका बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि वो उन्होंने कुछ इस तरीके का कहा है। अब क्या कहा है ये तो वो जाने, और क्यों कहा है ये भी वही जाने, और इसके पीछे किसको लक्ष्य कर रहे हैं, या सीधी सीधी एक साधारण सी बात कही है ये भी वही जाने। चूँकि राजनेता कुछ कहता है तो उसके अर्थ बहुत निकाले जाते हैं, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो अब पता नहीं उन्होंने क्या कहा है और क्या उसका अर्थ निकाला जा रहा है, लेकिन ये बीजेपी के अंदर भारी बवाल है समीर जी, ये साफ तो समझाता। अब संजय राउत जो कह रहे हैं कि इसके बाद नगर निगम चुनाव में जो है भारी जीत के बाद फडणवीस का दिल्ली के सबसे ऊंचे पद का सफर शुरू हो गया लगता है। तो दिल्ली का सबसे ऊंचा पद तो प्रधानमंत्री मोदी का है, तो क्या देवेंद्र फडणवीस की नजर अब प्रधानमंत्री के पद पर लगी हुई है? अब नितिन गडकरी का ये कहना है कि भाई नौजवान लोगों को छोड़ दें, हम वरिष्ठ लोग जो हैं, तो क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए कोई बैटिंग हो रही है? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी दोनों आरएसएस के बहुत प्रिय समझे जाते हैं, और जिस तरीके से आज नितिन नवीन का बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है नॉमिनेशन, नड्डा जी की छुट्टी हो रही है, और ये समझा जाता है कि आरएसएस की इसमें सहमति नहीं है नितिन नवीन को लेकर। तो क्या आरएसएस और मोदी के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं बहुत ज़्यादा? अब ये भी तमाम सवाल जो उठने शुरू हो गए सत्ता के गलियारों में। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो ये संकेत करती हैं कि बीजेपी में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं, और संजय राउत का ये कहना, इसका कोई खंडन किसी तरीके का बीजेपी तब से नहीं आया है कि देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं, ये संजय तो छोड़ दीजिए अमलेंदु जी, नितिन गडकरी का बयान भी इसी के बाद आ रहा है, इसी के बाद आ रहा है, तो इसलिए कोई खंडन किसी भी तरीके का नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इसका मतलब बीजेपी के अंदर लोग इस मत के हैं कि अब मोदी जी को रिटायर हो जाना चाहिए, ऐसा समझा जा सकता है। और इधर एक और बड़ी खबर है अमलेंदु जी, पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उनका एक बयान आया है उमर खालिद को जमानत देने को लेकर। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, लगातार सुनवाई पर सुनवाई होती रही और आखिरकार जमानत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन सवाल उन्होंने भी उठाया है DY चंद्रचूड़ ने, और क्या कुछ कहा है, वो एक ट्वीट उन्होंने किया है। लेकिन ये मामला जयपुर में जो चल रहा है लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें उनसे सवाल जवाब हो रहे थे। उस सवाल जवाब में उन्होंने जो समीर जी ये बात कही है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। बिल्कुल, उमर खालिद को की जमानत को लेकर उन्होंने कहा कि 5 साल तक कैद में रखना ठीक नहीं है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जमानत अगर व्यक्ति का अपराध साबित नहीं होता है तो उसको जमानत पाने का अधिकार है।
सुन लेते हैं उन्हीं को, डीवाई चंद्रचूड़ क्या कह रहे हैं। Look, they've been inside for 5 years. Yeah, I'm not criticizing my court. You can understand my hesitation in criticizing my court because I was part of the institution which I was leading just last year. Each one of these principles which I have mentioned does point to the fact that you can impose conditions to ensure that the conditions for bail are not abused, but you must necessarily take into consideration that they have the right to an expeditious trial, and if an expeditious trial is not possible under present conditions, then bail should be the rule and not the exception. It sounds a lot to me like you're saying you would have given him bail if the case had come up now. Well, तो कह रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़ की उमर खालिद 5 साल से अंदर है, यानी जेल में है। मैं अपने कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप ये पक्का करने के लिए शर्तें लगा सकते हैं कि बेल की शर्तों का गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें जल्द सुनवाई का अधिकार है, और अगर मौजूदा हालात में जल्द सुनवाई मुमकिन नहीं है तो बेल नियम होना चाहिए, अपवाद नहीं। बार बार इस बात की चर्चा होती है अमलेंदु जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया कि अब 1 साल तक वो बेल के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, ही नहीं कर सकते। और आतंकवाद की नई परिभाषा भी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। इतना ही नहीं, नई परिभाषा भी उसकी यूएपीए के अंतर्गत आतंकवाद की नई परिभाषा भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। होता ये है समीर जी कि कोई बेंच आती है तो वो कुछ फैसला देती है, दूसरी बेंच आती है तो कुछ फैसला देती है, और दोनों फैसलों के बीच में बड़े विरोधाभास होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है कि अगर कानून एक है, एक राष्ट्र एक कानून है कि 2 जजों की बेंच आएगी तो वो कुछ और फैसला दे देगी, किसी तरीके से समीक्षा कर देगी कानून की, और दूसरी बेंच आएगी दूसरी तरीके से कर देगी। तो इसको लेकर कानूनी जो क्षेत्र है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श चल रहा है इसको लेकर कि भाई बेंच बदलने से कानून कैसे बदल सकता है। ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल, ये बड़े सवाल है कि यहाँ बेंच बदल जाए, यानी जज बदल जाए तो उससे क्या कानून बदल जाएगा? क्योंकि वहाँ उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कानून की किताबों में जो लिखा है उसी हिसाब से फैसला देता है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि शायद बेंच बदल गई, जज बदल गए तो वो अलग तरीके से उसको देख रहे हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये बयान है, और उन्होंने कहा, साफ तौर पर यह कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं है तो यानी मौजूदा हालात में अगर जल्द सुनवाई मुमकिन नहीं है तो बेल नियम होना चाहिए, अपवाद नहीं होना चाहिए, यानी जमानत मिल जानी चाहिए। एक बात और कह रहे हैं आगे वो कि अपने 24 महीनों के कार्यकाल के दौरान, यानी जब वो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, इस दौरान उन्होंने 21,000 जमानत आवेदनों का उल्लेख किया है, और कुछ ऐसे मामलों का भी उन्होंने उदाहरण दिया जहां सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, जबकि लोग अक्सर उन मामलों की आलोचना करते हैं जहां जमानत नहीं दी जाती है। हाँ, और उन्होंने पवन खेड़ा और तीस्ता सीतलवाड़ के मामलों का भी जिक्र किया समीर जी, और उन्होंने कहा कि जो पवन खेड़ा जो है गुवाहाटी में एक उड़ान में सवार होते समय गिरफ्तार किया जाने वाला था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसे उनके वकील ने असभ्य बताया था, लेकिन यह अपराध नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से बचाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई असभ्य बात कहना कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है, असभ्य हो सकता है लेकिन वो कानून के तहत अंतर्गत नहीं है। और यह भी कहा कि उनके जहाज को फोर्सेस ने घेर लिया था, और वकील हमारे पास पहुंचे और उनका कि बहुत जरूरी मसला है, हमने उसकी तुरंत सुनवाई की और हमने उसको क्या, खैर ये हुआ भी था। और ये एक चीज है, इसी को लेकर पवन खेड़ा अमलेंदु जी शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस पर भी वो बात करेंगे। अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हम आपको सीधे वहां पर ले चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है, और ये एक बड़ा मुद्दा उस समय बना हुआ था कि पवन खेड़ा कहीं जा रहे हैं और वहां की फोर्स आकर उनको घेर लेती है। जी हाँ, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर घेर लिया था उसने, असम की फोर्स आ गई थी और उसने हवाई जहाज को घेर लिया था, और तुरंत जो था वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और तुरंत उस पर सुनवाई हुई थी समीर जी। जी बिल्कुल, उस पर तुरंत सुनवाई हुई और उनको गिरफ्तारी से राहत दी गई। यानी कुल मिलाकर कि अगर जो सरकारें हैं वो राजनीतिक विद्वेष से काम कर सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो न्यायपालिका है वहां बैठे जजों को राजनीति से परे रहना चाहिए। सीधे सीधे डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं उनकी बातों से यही लग रहा है। और इस केस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनकी सुनवाई जल्दी नहीं हो रही है तो जमानत देने में कोई बुराई नहीं है। उसी केस के आधार पर, जबकि उनसे ज्यादा मजबूत आधार थे दूसरों के, उनको जमानत मिल गई, लेकिन
उमर खालिद को जमानत नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, उमर खालिद को जमानत नहीं मिली और उसकी वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर आपत्ति अपनी वो जता रहे हैं कि ये है। और समीर जी, परसों यानी शनिवार को जस्टिस सूर्यकांत जो सीजीआई हैं वो पश्चिम बंगाल में थे और मंच पर बैठे हुए थे। उस समय ममता बनर्जी ने कहा कि आप संविधान को बचा लीजिए, आप देश के सीजीआई हैं, आप किसी व्यक्ति के सीजीआई नहीं हैं, और संविधान को बचा लीजिए। और उस पर ताली बजाई है जस्टिस सूर्यकांत ने। तो यानी समीर जी, न्यायपालिका कितने ज्यादा दबाव में है ये समझा जा सकता है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ये डिस्क्लेमर लगा रहे हैं कि मैं न्यायालय की आलोचना नहीं कर रहा हूं, चूंकि अब कंटेम्प्ट का नोटिस पहुंच सकता है जस्टिस चंद्रचूड़ को भी, तो वो कह रहे हैं कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। और जस्टिस सूर्यकांत को ताली बजानी पड़ रही है ममता बनर्जी के इस कथन पर उनकी मौजूदगी में कि आप संविधान को बचा लीजिए, आप ऐसा उन्हीं की कोर्ट में हो रही है। तो ये कि आपको संविधान को बचा लीजिए, यानी संविधान खतरे में है। ये बात समीर जी जो लोकसभा चुनाव के दौरान उठी थी वो अब और ज्यादा शिद्दत के साथ उठ रही है कि संविधान खतरे में है। और अगर सीजीआई के सामने एक राज्य की मुख्यमंत्री इस तरीके से कह रही हैं और सीजीआई इस पर ताली बजाने को बाध्य है, तो समझा जा सकता है कि क्या वास्तव में न्यायपालिका के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है और संविधान खतरे में है। जी, देख भी लेते हैं ममता बनर्जी को, सुनते हैं कहा क्या उन्होंने उस कार्यक्रम में जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत, और उसमें ममता बनर्जी किस तरह से वो बात कर रही हैं, कह रही हैं कि न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उसको राजनीति से परे रहना चाहिए। बिल्कुल वही बात जो चीफ जस्टिस रह चुके भारत के डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं। सुनते हैं ममता बनर्जी को क्या कहा उन्होंने। टू ऑल द जजेस दैट प्लीज सी आवर कॉन्स्टिट्यूशन must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. We are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. तो ये कह रही है कि मेरी बात नहीं है, देश को, लोकतंत्र को बचा लीजिए, संविधान को बचा लीजिए। और वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत भी बैठे हुए हैं और देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, कानून मंत्री भी बैठे हुए हैं। कानून मंत्री बहुत उच्चक उच्चक कर देख रहे हैं कि क्या कह रही है ममता बनर्जी। उनके सामने उन्होंने कहा कि संविधान को बचा लीजिए, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। ये भी कहा उन्होंने कि मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे बचा लीजिए, मैं अपने को नहीं कह रही हूँ, मैं संविधान को कह रही हूँ। और आप देश के सीजीआई हैं, आप देश के सीजीआई हैं, किसी व्यक्ति के आप जो हैं वो सीजीआई नहीं हैं। तो इसलिए आप देश को बचाइए, संविधान को बचाइए और देश की जनता को बचाइए। और समीर जी, चूंकि संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट ही है, तो सरकार अगर अपने दायरे से बाहर जाने लगती है, सरकार अगर संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करती है, सरकार अगर संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करती है, तो सरकार को रास्ते पर लाना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है और ये उसको करना भी चाहिए। बिल्कुल वही उसी चीज की याद दिला रही हैं ममता बनर्जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठे हुए हैं और कानून मंत्री भी बैठे हुए हैं। खैर, अब एक रुक करते हैं एक बार, पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी शायद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है। पर पवन खेड़ा का जिक्र जिस तरीके से पूर्व जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किया, उदाहरण दिया, और उसके पहले जो उदाहरण दिया वो बड़ा मायने रखता है कि राजनीतिक विद्वेष से मुकदमे तो दर्ज किए जा सकते हैं और किए भी जाते हैं, लेकिन जजेस का काम यह देखना है कि उसमें कितना, जो जिसकी मेरिट की बात की जाती है कि उसकी मेरिट क्या है, उसका आधार क्या है, और अगर उनको उसमें कोई अपराध नहीं दिखाई पड़ता है प्राइमा फेसी, तो जमानत दिया जाना चाहिए। यह नियम है, अपवाद नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है। और ये दोनों ही घटनाएं, चाहे चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने ममता बनर्जी देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की फरियाद कर रही हो, और उधर पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये बात कह रहे हो कि राजनीतिक
उसमें चीज़ों में न फंसकर जजेस को अपनी भूमिका, न्यायपालिका की क्या भूमिका है उसका ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों बहुत बड़े संकेत हैं अमलेंदु जी। और जो कुछ चल रहा है इस समय, क्योंकि न्यायपालिका पे के भी कई फैसलों को लेकर, और खास तौर पर जिसका डीवाई चंद्रचूड़ ने जिक्र किया कि उमर खालिद की जमानत को लेकर, उन मसलों पर न्यायपालिका के फैसलों पर कई सारे सवाल उठे। सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे थे, एक तो एक के बाद एक तारीखें मिल रही थी, और उसके बाद जो फैसला आया उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे। हाँ, उसमें भी बहुत सारे सवाल उठे, एक पे एक तारीखें। उसके बाद जो वहाँ जस्टिस जो मिश्रा थे, उनकी जो टिप्पणी थी सबसे आखिर में, उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरान किया। उन्होंने कहा कि या हम तो 10 मिनट में ही फैसला सुना सकते थे, चूंकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो और काफ़ी बहस हुई, इसलिए हमको सुनना पड़ा। यानी अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही होती तो 10 मिनट में ही फैसला सुना देते। इसका मतलब आप पहले से तय करके बैठे थे ये, और क्या फैसला देना है। तो ये इसका मतलब समीर जी, हालांकि ईमानदारी की बात कही उन्होंने कि वो पहले से तय किए बैठे थे, इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कुछ छुपाया नहीं और बता दिया कि चूंकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी इसलिए हमने मामला सुना पूरा, वरना हम सुनते भी नहीं, हम पहले उसमें दे देते। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बाकी सब चीजें चलती रहती हैं। सुन लेते हैं अमलेंदु जी, पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला, कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा, महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। ये धर्म के पीछे छिपकर सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने, मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। आप डीजे बजा बजा के लोगों को नचवाते हो मस्जिदों के सामने। अपना हमारा जो शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, एक अखंड परंपरा है। उस अखंड परंपरा में असुर विघ्न डालते हैं। यह असुरों का काम है, यह इंसानों का काम नहीं हो सकता। मैंने जैसा आपको कहा, ना मुगल कर पाए, ना अंग्रेज कर पाए, असुरों ने कर दिया। तो अब हर धर्म कर्म की बात करता है। हिंदू धर्म में कर्म पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई अगला जन्म सुधारो। डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में होता है, कयामत इस्लाम में होता है। अरे किसी से तो डरिए साहब, ये क्या कर्म है आपके? उड़ीसा में मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं साहब कि जिसने मारा मुसलमान को, उनको रिहा करो। अभी पिछले हफ्ते गहलोत साहब ने आवाज उठाई, मेरे शहर उदयपुर से कन्हैया टेलर के जो हत्यारे थे, गहलोत साहब ने उसी वक्त दोनों बच्चों को नौकरी दिलवाई, मुआवजा दिया, तुरंत NIA को सुपुर्द कर दिया केस। कितने साल हो गए? केंद्र में आपकी सरकार कब शुरू से है? 12 साल से है। आज तक कन्हैयालाल टेलर को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकता हूं। ये न काम के हैं न राम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता और धन, ये दो चीजें हैं इनकी। इसके आगे कोई धर्म नहीं है, कोई आस्था नहीं है इनकी। और इनका ये असली चेहरा बेनकाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हम और आप तो समझदार हैं, लेकिन मूर्खों को अपना भक्त बनाते हैं और अपने भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं जानते हैं।
बहुत पीड़ा हो रही है आपको, मैं जानता हूं, हम सबको पीड़ा हुई। कल जब से ये देखा और सुना, ये अनशन पे बैठ गए हमारे शंकराचार्य साहब, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई और सरकार होती, कोई और राजा होता, कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और प्रधानमंत्री होता, शर्म के मारे डूब मरता। यह इनकी आस्था है, यह इनकी आस्था की असलियत है। यह वीडियो आपको मैं दूंगा, इसको बार बार देखिएगा, अपने मालिकों को जरूर दिखाइएगा जो इनके हाथों से क्या उंगलियों में नाचते हैं। दिखाइएगा अपने मालिकों को। कहीं तो रुकिए, कुछ तो सोचिए, इन्हें कहीं तो रोकिए। आप लोग रोक सकते हैं, हम लोग रोक सकते हैं, मिलकर रोक सकते हैं। पूरी ट्रोल आर्मी एक तैयार कर दी। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ एक पूरी ट्रोल आर्मी लगा दी इन्होंने। क्यों भाई? धार्मिक व्यक्ति है, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति हैं, उनको भी आप ट्रोल कर देते हैं इसलिए क्योंकि वो आपसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि वो आपके सामने नतमस्तक नहीं होते। राजा के सामने संत कभी नतमस्तक नहीं होता, संत के सामने राजा नतमस्तक होता है। किसी भी धर्म में चले जाइए, कभी देखा आपने कि संत राजा के सामने नतमस्तक हो जाए? लेकिन यहां मोदी जी मंदिर जाएंगे तो भगवान की मूर्ति पीछे होगी, सामने मोदी जी होंगे, कैमरा और भगवान के बीच में मोदी जी होंगे, मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। कभी भगवान के पीछे पीठ करके दर्शन किए जाते हैं, लेकिन ये करते हैं, भगवान पीछे हैं, दर्शन कैमरा के हो रहे हैं। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो माफ कीजिएगा, फिर जब जागेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो हुआ, प्रधानमंत्री को सामने आकर हस्तक्षेप करना चाहिए। नहीं तो अपने आप को सनातनी तो मत कहिए, आप धनातनी हैं, धनातनी थे और धनातनी रहेंगे। आपके सवाल। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें यह लगा कि भगदड़ की आड़ में उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं कुछ लोग। मैंने सुना उनके वक्तव्य को और बहुत पीड़ा हुई सुनकर कि एक संत शिरोमणि इस देश में, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। तो सोचिए कि किस तरह की मानसिकता वाली ये सरकार है, सोचिए कि इनकी असलियत क्या है। ये एक संत ने आपके सामने खोलकर रख दी, एक शंकराचार्य जी ने आपके सामने खोलकर रख दी। हाँ, पूछिए साहब। और offered prayers in an abandoned house. As I said, we earlier thought they were only opposed to minorities, and we've been fighting this politics, this anti-constitutional politics. We've been fighting. We are ready to fight that. But now, when we see, you've given a good example of people offering namaz in their own house are getting booked. Why? Under what section of which law? There is no longer CRPC, there is no longer IPC, there is BNS. Under what section of the BNS can you arrest or can you book someone for offering namaz? And this is not the first time. A few months ago, people were offering namaz on their terrace and they were booked. But it's not just minorities. As you've seen in this press conference, this ruling party, which takes votes in the name of Hindus, look at the way they are dealing with the highest saint of Hindu religion, the Shankaracharya himself. For the first time in the history of India, Shankaracharya ji could not go for the annual ritual, which is the Snan, Shahi Snan, during the Mauni Amavasya. For the first time. So what does it show you? It shows to you that they do not belong to anyone. They do not treat anybody with sensitivity but for their own. Who are their own? Those
multi-billionaires for whom there will be a separate arrangement for the Mahakumbh. But ordinary mortals like you and me will. तो पवन खेड़ा उस घटना की बात कर रहे हैं, बहुत ही हैरान करने वाली घटना है। कल जिस तरीके से माघ मेले में मौनी अमावस्या के समय प्रयागराज में शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके जो तमाम उनके शिष्य हैं उनके साथ किया गया। अमलेंदु जी, बहुत ही एक हैरान करने वाली तस्वीरें और वीडियो कल आए हैं जिसमें उनके किस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। शंकराचार्य को ये जो कह भी रहे थे पवन खेड़ा की इतिहास में पहली बार हुआ कि वो शाही स्नान नहीं कर पाए शंकराचार्य मौनी अमावस्या के दिन। बहुत विभत्स तस्वीरें, और इसीलिए कह रहे हैं कि जो सारे इंतजाम होते हैं वो अमीरों के लिए होते हैं, शंकराचार्यों से, धर्माचार्यों से इनका कोई लेना देना नहीं। हाँ, उन धर्माचार्यों से लेना देना रहता है जो अब सरकार के साथ रहते हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी। अच्छा, और इससे ज़्यादा क्या अच्छे दिन चाहिए? हाँ। जब शंकराचार्य भी कूटे जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छे दिन और क्या चाहिए? कहाँ तो अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही थी और कहाँ कूटे जा रहे हैं शंकराचार्य। उनके शिष्य छोटी शिखा घसीट के पुलिस वाले उनको ले जा रहे हैं और मार रहे हैं। और समीर जी, अगर किसी की शिखा पकड़ के कोई घसीट ले तो समझिए क्या हो सकता है। लेकिन हो रहा है, चूंकि हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी सन्यासी जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हो रहा है तो अब शिखा पकड़ के खींचे जाएंगे संत जो हैं, ये हो रहा है मोदी जी के राज में। तो इससे ज़्यादा और अच्छे दिन क्या चाहिए? बन गया है हिंदू राष्ट्र। लगाइए भागवत जी की जय का नारा, लगाइए मोदी जी की जय का नारा, हिंदू राष्ट्र में शंकराचार्य कूटे जाएंगे, यही होगा। बिल्कुल वही कह रहे हैं पवन खेड़ा की इसमें जो शंकराचार्य का इसका मतलब ये है कि जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, उनको सिक्योरिटी दी गई है, जेड सिक्योरिटी दी गई है। क्यों दी गई है? और उधर जो हिंदू धर्माचार्य, सबसे बड़े जो हिंदुओं के धर्माचार्य होते हैं शंकराचार्य, उनको और उनके सेवकों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। कल बहुत इसको लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तब से ही, जब से ये घटना हुई है, कल दोपहर के आसपास की ये घटना थी, और तब से लेकर उसी जगह पर वो वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और उनके साथ भी उनके जो तमाम शिष्य हैं, सैकड़ों दूसरे जो साधु संत हैं, वो उनके साथ वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और उस किस तरीके से उनको रोका गया, संगम स्नान करने से रोका गया। शंकराचार्य को ही संगम स्नान करने से रोका जा रहा है। हाँ, शंकराचार्य को ही संगम स्नान करने से रोका जा रहा है। कहाँ पहले शंकराचार्य के स्नान के बाद और लोग स्नान करते थे, लेकिन अब तो मोदी जी शंकराचार्य सबसे बड़े, क्योंकि वो लगा के माथे पे त्रिपुंज जो है और लगा के गले में क्या सांप लटका के, उन्होंने क्या क्या लटका के जो है वो अपना टहलते हैं, पतंग उड़ाते हैं, हनुमान जी को पतंग में बांध देते हैं। तो अब ये सब चल रहा है, तो अब सबसे बड़े शंकराचार्य तो मोदी जी हैं। तो हिंदू धर्म के नए शंकराचार्य पैदा हो गए हैं मोदी जी। सारे शंकराचार्य अब छुट्टी भी करने घर को जाएं, क्योंकि धर्म ध्वजा तो मोदी जी के हाथ में है, देश का काम तो करना नहीं है। तो अभी करें मोदी जी, अब्दुल की चूड़ी टाइट है, मोदी जी का काम धर्म ध्वजा लहराने का, वो लहरा रहे हैं, शंकराचार्य कूटे जाए। जी बिल्कुल, हालांकि कह रहे हैं पवन खेड़ा की मोहन भागवत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत की भी बीजेपी में, सरकार में क्या हैसियत रह गई है, ये उनको बार बार याद दिला दिया जाता है बीजेपी के नेताओं की ओर से। पिछले जो अध्यक्ष जो अब जाने वाले हैं, यानी जेपी नड्डा साहब, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है आरएसएस की। और अब जिस जो नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, बन तो चुके हैं, निर्वाचित होने जो जा रहे हैं, उनको लेकर भी ये साफ हो गया है कि पहले ही उनको बना दिया गया। कहा जा रहा था कि आरएसएस से यानी की पसंद का कोई व्यक्ति बनेगा, लेकिन जिस तरीके से उनका निर्वाचन हुआ, लेकिन इस निर्वाचन को लेकर भी कि इसको निर्वाचन किस तरीके से कहा जा रहा है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आज पर्चे दाखिल किए जाएंगे। तो अब देखना यह है अमलेंदु जी की केवल नितिन नबीन ही पर्चा दाखिल करते हैं जिनको पहले से ही बना दिया गया है, या फिर उसमें कोई चुनाव होता है, मतदान होता है। हालांकि ये भी अब देखना होगा कि क्या कोई दूसरा भी मैदान में आता है क्या। हाँ, ये देखना होगा कोई दूसरा मैदान में आता है कि नहीं आता है, कि निर्विरोध चुनाव हो जाता है। क्योंकि अभी तक तो समीर जी बीजेपी का कोई भी अध्यक्ष चुनाव के जरिए नहीं चुना गया है, एक भी नहीं। तो चुनाव तो मतलब खाना पूरी करनी होती है, चूंकि आप एक राजनीतिक पार्टी हैं तो आपको नॉर्म्स का पालन करना है, लेकिन वो एक ही पर्चा दाखिल होता है और दूसरा कोई दाखिल भी होता है तो वापस हो जाता है। तो ये अब देखना है कोई दूसरा पर्चा आता है कि नहीं, चुनाव होता है कि नहीं। और चुनाव होता भी है, अगर कोई आ भी आता है तो नितिन नवीन जीतते हैं कि दूसरा जीतता है। शशि थरूर को लेकर तो बड़ी बातें की जा रही थी। यहाँ बताएं फिर कौन सा बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो चुनकर आया है, जो चुनाव में दूसरे को हरा के आया है, एक का भी नाम बता दिया जाए।
कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में तो तमाम नाम लिए जा सकते हैं कि जीत कर आए हैं। तो ये है, लेकिन समीर जी, इधर जो SIR चल रहा है इसको लेकर आज इस पे एक मनोज झा ने टिप्पणी की है कि RJD के जो सांसद हैं उनको सुन लिया जाए पहले कि वो क्या कह रहे हैं, कि ये किस तरीके की कार्यशैली, और कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन नई बात सिर्फ इसलिए है कि RSS को शायद ऐसा लग रहा था कि वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना दबाव बना लेगी कि अपनी पसंद का या कम से कम दोनों की पसंद का वो अध्यक्ष बनवाएगी, लेकिन पूरी तरीके से उसको किनारे लगा दिया गया। सुनते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं। नवीन आज अपना नामांकन भरेंगे, अब नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे अब से चालू होगा। आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव है, उनकी कार्यशैली है। कई लोग कतार में थे, कतार से कैसे शॉर्ट सर्किट करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि शुभकामनाएं। सब बात कर लेते हैं जो नीट स्टूडेंट की। तो ये कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की, इसी तरीके से चुनाव होता है। और चुनाव तो अब जो चुनाव आयोग के जरिए जो चुनाव आयोग हो रहे हैं, यानी राज्यों की विधानसभाओं के हो, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, उन चुनावों को भी सीधे सीधे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैसे ये चुनाव चुनाव आयोग भी बीजेपी का साथ दे रहा है और बीजेपी को जिताने में मददगार साबित हो रहा है। अब जो नई प्रक्रिया तैयार की गई है, इसके लिए ये विपक्ष का जो कहना है SIR, उसको लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। और चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी राज्य हो, हर जगह ये सारे सवाल उठ रहे हैं। तो पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया किस तरीके से बीजेपी ने हाईजैक किया है, ये विपक्ष का आरोप लग रहा है, और उन आरोपों के पक्ष में बार बार सबूत भी दिए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उन आरोपों के पक्ष में बार बार सबूत दिए जा रहे हैं। और आज समीर जी, गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उन्होंने, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान विधानसभा में टीकाराम जूली, दोनों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का साफ कहना है कि 3 जनवरी तक SIR ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 3 जनवरी को जो BL संतोष बीजेपी के नेता हैं, महासचिव हैं, वो जाते हैं, वो बैठक करते हैं, उसके बाद SIR में गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा खुलकर उन्होंने आरोप लगाया है। हम लोग सुन भी सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा इसको लेकर क्या रहे हैं। बिल्कुल, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, क्या कहा है उन्होंने, SIR किस तरीके से राजस्थान में चल रहा है, उसका उन्होंने प्रमाण सहित पूरा एक जानकारी दी है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। हो रही है उस SIR के तहत जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ वो 15 दिसंबर को हुआ, और उसमें तकरीबन 45 लाख वोट ASD पाए गए। ASD मीन्स एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। उसके बाद में इस 15 जनवरी तक ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे कि इसमें किसी तरीके की ऑब्जेक्शंस हैं, कोई नाम जुड़ने से रह गया हो, कोई करेक्शन हो, तो उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगे गए। 3 तारीख तक कोई अफरा तफरी नहीं थी, सब सिस्टम आराम से अपने हिसाब से सही काम कर रहा था। 3 तारीख को राजस्थान के अंदर संगठन महासचिव BL संतोष जी गए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक ली गई, एजेंडा तय किया गया, और इस एजेंडे के तहत फिर वहां पर काम शुरू हुआ फर्जी वोट जोड़ने का और घटाने का। 14 तारीख को मैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उसमें जो BLA हैं वो जो ऑब्जेक्शंस देते हैं BLO को, और BLO फिर ऑनलाइन उसको करता है, उसका डाटा है भारतीय जनता पार्टी ने 17 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक 937 BLA ने 211 नाम जोड़े जाने का और 5694 वोट गठाए जाने का, काटे जाने का आवेदन दिया। कांग्रेस पार्टी ने 110 BLA ने 185 फॉर्म जोड़े जाने का नाम
और 2 नाम हटाए जाने का आवेदन दिया। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है, कहीं कोई दूसरा आंकड़ा नहीं है। तो ये है गोविंद डोटासरा ये बात कह रहे हैं। टीकाराम जूली वहां पर नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी यही बात कही है और सीधे सीधे कह रहे हैं कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, 3 तारीख को आते हैं और उसके बाद कुछ न जाने क्या होता है कि यहाँ सारी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। अब ये तो क्या ऐसा होता है ये चुनाव आयोग ही बता पाएगा। अमलेंदु जी बिल्कुल समझिए, तो चुनाव आयोग ही बता पाएगा कि ऐसी क्या गड़बड़ियाँ होती हैं कि बीजेपी का नेता पहुँचता है और शुरू हो जाता है। यही आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने कि SIR में जब नाम कटे तो योगी जी ने कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, उसके बाद नाम जोड़ने का अभियान चल रहा है, तो ये कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग जोड़ रहे हैं, कितने वोट मिले, ये सारे आरोप लगाए हैं। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं और सांसद भी हैं और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं, उन्होंने कल एक रैली में जोरदार बात की और एक ट्वीट उन्होंने किया है। तो वो चूंकि बांग्ला में है तो सुनाने का नहीं, लेकिन जो लिखा है ट्वीट, वो ट्वीट हम लोग दिखा सकते हैं, और जो लिखा है उन्होंने वो अंग्रेजी में लिखा है, उसको आप हिंदी में बता सकते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जब जा रहे हैं तो एक मात्र एजेंडा जो चाहे बीजेपी के नेता, चाहे अमित शाह हो, JP नड्डा हो या प्रधानमंत्री, वो हर जगह जो दोहरा रहे हैं उसी पर उन्होंने कहा है कि यहाँ घुसपैठी है। घुसपैठियों की चर्चा खूब की। लिख रहे हैं अभिषेक बनर्जी की बेटी के पास ही रहेगा बंगाल, अगर हो सके तो बीजेपी दिल्ली संभाल ले। अगर प्रचार मंत्री असल डेवलपमेंट पर उतना ही समय लगाते, ये जानबूझ के लिखा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री, चूंकि यही कहा जाता है कि वो प्रचार मंत्री हैं, वो प्रचार ही करते रहते हैं चुनाव का और अपनी सरकार का। तो अगर प्रचार मंत्री असल डेवलपमेंट पर उतना ही समय लगाते जितना खुद की तारीफ वाले नारे गढ़ने में लगाते हैं, तो देश भर में लाखों लोग शायद दुख में नहीं डूबते। सोनार बांग्ला से लेकर कमल छाप तक, पूरी बोरतोन यानी परिवर्तन तक, इन दिल्ली के मालिकों से बंगाल को सिर्फ खोखली बातें और झूठी शेखी ही मिली है। बीजेपी चिल्लाती है बदलना जरूरी है, इसलिए बीजेपी सरकार, वे बंगाल के लोगों को बदलना चाहते हैं, लेकिन बंगाल के लोग झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुट्ठी भर जमींदार हमें सजा देकर और बेइज्जत कर झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। 2026 के बाद 10 करोड़ लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा मोदी जी को अपना घमंड निगलने और एक हारे हुए आदमी की तरह जय बांग्ला का नारा लगाने पर मजबूर कर देगी, जो उस अटूट भावना को स्वीकार करेगा जिसे वो कभी जीत नहीं सका है। तो और आखिर में जितना भी करो हमला फिर से जीतेगा बंगाल, ये टैग लाइन बन गई है। जो तो ही करो हमला आबार जीत में बांग्ला, ये बिल्कुल एक नारा अब लग रहा है कि चुनावी नारा ही बन गया है। हर ट्वीट में ये लिखते हैं, हर ट्वीट में लिखते हैं कि जितना भी करो हमला फिर से जीतेगा बंगाल। और जो शुरुआत की उन्होंने बांग्ला में ऊपर लिखकर कि बेटी के पास ही रहेगा बंगाल, अगर हो सके तो बीजेपी दिल्ली संभाल ले, लेकिन आखिर में उन्होंने जो एक लाइन लिखी है समीर जी, और वो लिखते हैं कि कृष्णा नगर तृणमूल कांग्रेस के लिए जबरदस्त जीत दिलाएगा और बंगाल पूरी बीजेपी को दयनीय 50 या उससे भी कम सीटों पर समेट देगा। बंगाल की जीत तय है। तो मोदी जी और अमित शाह जी जाकर जो 200 पार का नारा लगाते हैं, तो इधर से नारा आ गया है कि अब की बार बीजेपी नहीं जाएगी 50 के पार। ये नारा शायद दे दिया तृणमूल कांग्रेस ने। तो अब क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, बीजेपी अध्यक्ष हो, सब एक ही बात वहां पर घुसपैठी है। और कहा कल प्रधानमंत्री ने कि जैसे बिहार में घुसपैठियों को आपने खत्म किया, जबकि वही चुनाव आयोग जिसने घुसपैठियों की पहचान के लिए SIR कराया, उसने कहा कि कोई घुसपैठियां नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री फिर वहां वही बात दोहरा रहे हैं। अब पता नहीं चुनाव आयोग सही है कि प्रधानमंत्री सही? नहीं, प्रधानमंत्री ही सही होंगे, चुनाव आयोग तो गलत होगा। वो तो विपक्ष भी कह रहा है, बीजेपी भी कह रही है। तो अब जो है, लेकिन यहाँ अगर प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मेज तोड़ के जो है हाथ पटक के कहना चाहिए कि या तो प्रधानमंत्री हलफनामा दें कि घुसपैठिए हैं, और या फिर राष्ट्र से माफी मांगे। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ज्ञानेश कुमार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहिए। बिल्कुल, उनको पूछना चाहिए कि जब हमने कह दिया हमारे पहचान में SIR में कोई घुसपैठिया नहीं निकला, तो फिर आप घुसपैठियों की बात क्यों कह रहे हैं बिहार में? और
झारखंड में भी कहा गया तो वहाँ भी घुसपैठिए नहीं दिखाई पड़े, और बिहार में भी नहीं दिखाई पड़े। पश्चिम बंगाल में चुनाव तक घुसपैठियों का जिक्र करते रहेंगे, कहीं भी दिखाई पड़ रहे हो चाहे न पड़ रहे हो। लेकिन जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर सरकार गिरी है, उसको लेकर ये बार बार सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री घुसपैठियों और पश्चिम बंगाल में इस समय ज़्यादा बिजी हैं, व्यस्त हैं। यही बात कही है अभिषेक बनर्जी ने कि अगर इन सब के बजाय अगर वो देश के हित में काम कर रहे होते तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। बहरहाल ये चुनावी जो है वो आरोप प्रत्यारोप हैं, ये अलग बात है, लेकिन बहुत से मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, ज़रूरी मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं मिल रहा है। और उधर महाराष्ट्र में जिस तरीके से अब निकाय चुनाव जीतने के बावजूद बीएमसी में मेयर बनाने को लेकर बीजेपी फंसी हुई दिखाई पड़ रही है, उस राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी की महायुति की जो महाराष्ट्र की सरकार है उस पर भी संकट दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ होता है, रहेगी इन सब पर नज़र। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।